एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, हम लोग पॉलिटी सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने कई वीडियो डाल रखा है, आप देख लीजिए उसको। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आईएएस 2022 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। दूसरा है कि संघ सरकार में मंत्री की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि मंत्रियों का बंटवारा किया जाएगा। यह सरकारों ने अपनी सुविधा के हिसाब से किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये जो 91st अमेंडमेंट आया था, 91st अमेंडमेंट 1993, सॉरी 2003, उसके हिसाब से हमने यह निर्धारित किया कि जो लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हमने ऐड किया 75 ए के अंतर्गत। तो इस प्रकार आंसर हमारा बी होगा, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, ये सीएपीएफ 2022 का क्वेश्चन है। पहला है, समितियों में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के अधिक सदस्य हैं। दूसरा है कि समिति के सभापति की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, ये इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 प्लस 7, और ये लोकसभा में के 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और समितियों के सभापति की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। इवन की जो अन्य समितियां भी हैं, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उसके भी सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। इस प्रकार केवल 2 सही होगा, आंसर बी होगा। क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनी बिल के बारे में बताना है। ये सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। ए, धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है। बी है कि राज्यसभा के पास विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। सी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय करने की एकमात्र निर्णायक शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। डी, धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। ये पूछ रहा है, कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। राज्यसभा धन विधेयक पर चर्चा भी कर सकती है और अपना सुझाव या परामर्श भी दे सकती है। ठीक है, उसको मानना लोकसभा के हाथ में है या नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तीसरी चीज ये है कि राज्यसभा के पास विधेयक को अस्वीकार करने या उसे संशोधित करने की शक्ति नहीं है, बल्कि परामर्श देने की शक्ति होती है। और धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। पहला है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। ठीक है। दूसरा है कि महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ हमारा सही है, दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि सरकार जब चाहे उनको हटा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो नीचे दिए गए कोट का सही आंसर बताना है, कौन सा सही होगा। तो केवल एक सही है, तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर इन लोकसभा। कौन महिला स्पीकर प्रथम रही हैं। ए, मीरा कुमार, बी, उर्मिला सिंह, सी, सुषमा स्वराज, डी, प्रतिभा पाटिल। तो सही आंसर क्या होगा, मीरा कुमार। ये जो 15वीं लोकसभा थी,
उसकी ये अध्यक्षा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दूसरा है कि संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वो सरकार जिसने उनको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट हो इस आधार पर गलत है कि भारत के महान्यायवादी को ये तो अधिकार है कि वो भारत की संसद में बैठक में भाग ले सकता है, ऐसा भारत के सॉलिसिटर जनरल को अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सरकार त्यागपत्र देगी तो वो भी इस्तीफा दे देगा, ये परंपरा में शामिल है परंतु यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए डी हमारा आंसर होगा, नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यह एक विवेकाधिकार शक्ति है और इसके लिए मंत्रियों की सलाह आवश्यक नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुसूची 7 की सभी 3 सूचियों के विषय तक सीमित है। तीसरा है कि समवर्ती विषयों से संबंधित संघ की विधि के विरुद्ध होने के मामले में राज्यपाल का अध्यादेश इस विरुद्धता के बावजूद अभिभावी होगा यदि अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में बनाया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आपको आर्टिकल 213 में है, जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो वो आर्टिकल कितने में है, 123 में। तो पहला चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि कभी भी अध्यादेश जो आता है वो जो मंत्री परिषद होती है और उसके जो प्रधान होते हैं उसके सलाह पर ही आती है। तो इस प्रकार पहला चीज देखें तो हमारा गलत है कि यह एक विवेकाधिकार शक्ति है और इसके लिए मंत्रियों की सलाह आवश्यक नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो यह अनुसूची 7 की सभी तीनों सूचियों के विषय में बिल्कुल भी नहीं, केवल इनको अधिकार हो सकता है तो वो राज्य सूची के विषय पर ही होता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि समवर्ती विषयों से संबंधित संघ की विधि के विरुद्ध होने के मामले में राज्यपाल का अध्यादेश इस विरुद्धता के बावजूद अभिभावी होगा यदि अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और देखिए यहाँ राज्य सूची पर तो विशेषाधिकार प्राप्त होता ही राज्यपाल को, साथ में वो समवर्ती सूची के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब वो अध्यादेश राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण करता हो। इस प्रकार जो सही नहीं है, पहला और दूसरा सही नहीं है, आंसर ए होगा, 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में डीवी वाधवा बनाम बिहार राज्य का ऐतिहासिक मामला राज्यपाल की निम्नलिखित शक्तियों में से किससे संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन है ए, अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित करना, बी, किसी मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, सी, क्षमा आदि करना, डी, विधायकों की परिलब्धियों और भत्ते को संशोधित करना। तो ये जो मामला था डीवी वाधवा बनाम बिहार राज्य का, ये ए ऑप्शन होगा, अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित करने की बात इसमें की गई थी। क्योंकि ये मामला कब का है, 1967 से लेकर 1981 के बीच में राज्यपाल ने लगभग 256 से अधिक अध्यादेश जारी किए थे, जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक कहा कि यह तरीका सही नहीं है, यह शक्ति का दुरुपयोग का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। दूसरा, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए, राज्य विधान परिषद ये किसमें आता है, तो आर्टिकल 171 के अंतर्गत जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो शामिल है।
और ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी बिहार, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश। आपको बताना है सही कौन सा है। तो देखिए, इन चारों राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल उपस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा अगर बात करें कि किन राज्यों में ये है, तो आपको होगा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए कि जो विधान परिषद होता है, ठीक है, विधान परिषद, तो इसका जो निर्माण और उसको खत्म करने की जो व्यवस्था है, वो आर्टिकल 169 में उल्लेखित की गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो विधानसभा होती है, वो स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव को पारित कर लोकसभा को भेजती है, सरकार को, फिर वहां से उसका सृजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है, निर्वाचित होता है, तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई विधानमंडल का सदस्य है और वो सांसद बन गया है, तो ये बताना है कि कितने दिनों के अंदर वो उसको विधानमंडल छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन है ए 10 दिन, बी 14 दिन, सी 30 दिन, डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य कर दी जाती है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, बी द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सी द गवर्नर। तो इसका सही आंसर ए होगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? ए मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य, बी शिक्षक, सी स्नातक, डी उद्योगपति, ई नन ऑफ दी एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर डी होगा, जो उद्योगपति होते हैं उनको राज्य विधान परिषद के सदस्य की श्रेणी में नहीं चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। दूसरा, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तीसरा, इसने नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 47। चौथा है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है बताना है। तो देखिए, 3 शब्द तो जोड़े ही गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये हमारा सही है। दूसरा है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, बिल्कुल नहीं, इन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। ठीक है, तीसरा है कि इसमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से, 43 से और अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 47 ना, इन्होंने जोड़ा था आर्टिकल 48A। ठीक है, और नेक्स्ट तो ये शामिल है ही नहीं। तो यहाँ देखिएगा, तो 3 चीजें गलत आ रही है, ऑप्शन में यहाँ कहीं नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि
ये आर्टिकल 39A, 43A और 48 से इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 चीजें जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 61वां संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। दूसरा है कि संविधान का 93वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। तीसरा है संविधान का 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 19A जोड़ा गया। चौथा है सन 2002 में अभिभावकों द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया है। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि संविधान का 61वां संशोधन मतदाताओं की आयु से संबंधित है, तो यह कथन सही है। इसमें क्या हुआ कि 21 वर्ष से आयु को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। दूसरा जो है 93वां संशोधन, ये किस चीज से संबंधित है? तो यह संविधान संशोधन ये कब आया था? तो थर्ड आया था 2005 में, और ये कमजोर वर्गों के आरक्षण से संबंधित तो था, लेकिन आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से। और किस चीज में आरक्षण? तो जो सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान है उसमें ओबीसी का परसेंटेज कितना कर दिया गया था? 27%। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, वो आर्टिकल कौन सा था? तो 15(5) जोड़ा गया कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर हैं, जो पिछड़े हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उनकी उन्नति के लिए ये कानून आया था। और ये कहा गया कि सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। तो इस प्रकार दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा है 86वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें 19A नहीं जोड़ा गया था, बल्कि यह संशोधन 2002 में आया और इसमें 21A जोड़ा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया कि सभी बच्चों को राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। और चौथा जो है ये सही है, ये 86वां संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया। और इसमें क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य अभिभावकों के लिए अनिवार्य किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, 4 and 1 ओनली। और जो 103rd तीसरा संविधान संशोधन था उसमें जो है EWS, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया। ठीक है, EWS को आरक्षण दिया गया। ऑप्शन है ए 95th अमेंडमेंट, बी 103rd अमेंडमेंट, सी 104th अमेंडमेंट, डी 105th अमेंडमेंट। इसका सही आंसर जो हमने ऊपर डिस्कस किया बी होगा, 103rd अमेंडमेंट में। अन्य की बात करें तो ये जान लीजिए कि एससी और एसटी एंड एंग्लो इंडियन, ठीक है, इन सबके लिए जो आरक्षित सीटें थी उसको बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया। ठीक, और 104th में भी यही हुआ कि इस समय एससी और एसटी की सीटों को बढ़ा दिया गया है 10 साल, तो 2030 तक कर दिया गया है। और साथ में जो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षित सीट है उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक, लीजिए कि जो सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पहचान की राज्य सरकार की शक्ति को बहाल किया गया। क्योंकि हुआ क्या था कि जो 102th अमेंडमेंट हुआ था
उसमें इस शक्ति को छीन लिया गया था। ठीक, तो उसी को पुनर्बहाल करने के लिए 105th अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। बी, इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। सी, इसके तहत 4 राज्य के भूभाग में बदलाव आए। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही नहीं होगा वो ए होगा। देखिए यहाँ क्या किया गया है, ये इंटरचेंज कर दिया गया है। भारत ने 111 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्र भारत को दिए थे। अन्य जो ऑप्शन है वो सही है कि इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आया और 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाएं क्षेत्रों का सीमांकन किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अमेंडमेंट भी ध्यान रखिए कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के भूमि क्षेत्र के आदान प्रदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। कथन एक है कि 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि भारतीय संसद के पास पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 51A relating to the fundamental duties inserted into the Constitution of India। मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को भारत के संविधान में अंतःस्थापित किया गया था। किस अमेंडमेंट के द्वारा? ये तो आपको पता ही है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ए फर्स्ट अमेंडमेंट, बी 42nd अमेंडमेंट, सी 44th अमेंडमेंट, डी 36th अमेंडमेंट। तो आपको पता ही होगा कि इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताना है कि आर्टिकल 21A संविधान में जो रखा गया है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है। तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया, इसका सही आंसर डी होगा। 86th अमेंडमेंट के द्वारा हमने इसको शामिल किया है। ठीक है, 86th अमेंडमेंट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिनिमम एज फॉर वोटिंग राइट्स वाज रिड्यूस्ड फॉर 21 ईयर टू 18 ईयर इन 1989। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। तो आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान क्या करता है। तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि ये सीलिंग लगाता है, किस पर? सीलिंग ऑफ द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको कितना कर दिया गया? तो 15%। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीजन। बताना है कि कौन सा सही होगा। असर्शन कहता है, असर्शन ए, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is considered to be the watershed in the history of local self government in India।
जो 73वां संविधान संशोधन है वो भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। रीजन कह रहा है कि द 73rd constitutional amendment confirmed the much coveted constitutional status on पंचायत। मतलब हुआ कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो हाँ, दोनों ही हमारा सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन। तो आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ऑप्शन ए 69, बी है 73rd, सी है 70 और डी है 75। सही आंसर 69 होगा और ये 69th अमेंडमेंट 1991 के द्वारा दिल्ली को क्या किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित की गई और इसके विधानसभा की संख्या कितनी हुई, तो 70 निर्धारित की गई और मंत्रिपरिषद की संख्या इसके 10% 7 निर्धारित की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 83, बी आर्टिकल 172, सी आर्टिकल 356 और डी आर्टिकल 246, ई नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। तो मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। देखिए जो आर्टिकल 83 है वो क्या कहता है, तो उसमें जो वर्णन किया गया है वो संसद की अवधि के बारे में है। ठीक है, तो इसमें तो अमेंडमेंट करना ही होगा। ठीक, कि संसद की अवधि की लोकसभा और राज्यसभा की जो अवधि है वो कितनी होगी इसका उल्लेख है। 172 में देखें तो इसमें भी विधानसभा या विधानसभा या विधानमंडल के बारे में क्या है, उसके कार्यकाल, इसकी भी अवधि का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा जो 356 की बात करें तो ये किस चीज का उल्लेख करता है, तो अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए राज्यों में, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन, तो उसमें भी ये तो ध्यान रखना होगा कि क्या करना है। तो इस प्रकार देखें तो आर्टिकल ए और बी ये दोनों ही सही है। और इसके अलावा जो है आर्टिकल 85, ठीक है, इसमें क्या बात की गई है कि संसद का जो सत्र है, ठीक, छात्रावास है और विघटन है, इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 246 में किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 246 इस बात के बारे में है कि जो संघीय संसद और राज्य विधान सभाओं के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उनके शक्ति को परिभाषित की गई है। तो जो संसद के कानून बनाने की शक्ति है और राज्य विधानसभा के कानून बनाने की शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। दूसरा है, कोई संविधान संशोधन विधेयक जब के भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दें। तीसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई बल नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए पहला जो है गलत है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, और ये तो बाध्यकारी कर दिया गया, यहाँ राष्ट्रपति जो है जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उस पर हस्ताक्षर करेगा। तो दूसरा हमारा सही है और तीसरा जो है हमारा सही है कि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें होता है? तो जो साधारण विधेयक होते हैं उनमें किया जाता है सामान्यतः। इसके अलावा जो वित्त विधेयक है उसमें भी संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर बी होगा, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं।